हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हमारा इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 1 की ये सेकंड क्लास है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था कि चैप्टर 1 जो जेएल डिवोर का है उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हमें आनी चाहिए। तो ये जो जेएल डिवोर की जो बुक है ना, ये बुक इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए है। और इस बुक के पहले ना स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर और पढ़ाया जाता है। उसमें सारा कुछ पढ़ाया जाता है, लाइक एवरेजेस, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सारा कुछ, स्क्यूनेस, टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, हर चीज़ पढ़ाया जाता है। तब आती है इस बुक की बारी, लेकिन उतना तो डिटेल में आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। तो हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स सेलेक्ट किया है जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, बेसिक्स, ताकि डिवोर में किसी भी चैप्टर में जब कहीं पे कोई टॉपिक आए तो हमें दिक्कत ना हो, हर चीज़ से हम क्या हो, फेमिलियर हो। तो उस बेसिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स थे, 3 टॉपिक थे उसमें। फर्स्ट टॉपिक में आज ये सेकंड क्लास है। ये आप देखो, फर्स्ट क्लास में मैंने ये सारा कुछ लिखा था, बस 2 मिनट एक बार रिवीजन कर लें तो दिमाग में रहेगा कि ये मैंने बताया था कि ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मेजर्स ऑफ एवरेजेस, जिसमें मीन, मीडियन, मोड के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जीएम और एचएम के बारे में नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं है हमारे कोर्स में। मेजर्स ऑफ वेरिएशन में इतना कुछ पढ़ेंगे, स्क्यूनेस, मोमेंटम, कर्टोसिस पढ़ेंगे। कोरिलेशन जो है, रिग्रेशन, वो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोरिलेशन तो आपके चैप्टर 5 में पढ़ना ही है हमें। और रिग्रेशन तो पूरा का पूरा इकोनोमेट्रिक्स होने वाला है आपका सेमेस्टर 4 में। तो सेमेस्टर 4 में जो है इकोनोमेट्रिक्स, वो सबसे टफ पेपर होता है। उसके लिए आपको मैथ्स और स्टैट्स सारे आने चाहिए, ठीक है, इसलिए उसको 4th सेम में डाला है। तो उसके पहले सारा मैथ्स और स्टैट्स ये डीयू वाले कंप्लीट करा देंगे, लाइक फर्स्ट सेम में मैथ्स, सेकंड सेम में मैथ्स, थर्ड सेम में मैथ्स, और स्टैट्स 2 सेमेस्टर में डाला है। जब ये आपका थर्ड सेम कंप्लीट हो जाएगा, फिर 4th सेम में इकोनोमेट्रिक्स की बारी आएगी। तो मेजर्स ऑफ एवरेजेस में हम लोगों ने स्टार्ट किया था डेटा, डेटम, ये सब बेसिक डेफिनेशंस। एवरेज क्या होता है, डेटा सीरीज में आप लोग पहले भी पढ़ रखे होंगे, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस, वही बताया था मैंने। एवरेज को तीनों टाइप के सीरीज में निकालना सीखा था हम लोगों ने, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस। इंडिविजुअल में डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है, ये देखा था हमने। डिस्क्रीट में डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड होता है। अगर आपको नहीं आता है किसी कारणवश, अगर आपने क्लास मिस कर दी थी हमारी, तो ये वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप वहाँ पे भी जाकर के देख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट क्लास ली थी। अगर आपको कोई दिक्कत आता है, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, तो फिर हमारा जो नंबर है 9311377321, विदाउट दिस नंबर आप क्लास में आ ही नहीं सकते। इसी नंबर से आपको मैसेज गया होगा, तो उस पर आप अपना जो है वो हेल्प के लिए मैसेज कर सकते हो। तो ये कॉन्टिन्यूस में हम लोगों ने पढ़ा था शॉर्टकट, एज्यूम्ड स्टेप डेविएशन मेथड, और ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसमें एक प्रॉपर्टी हमने की थी, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0, और ये आपका डिवोर बुक में भी है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम लोग कम से कम 3 स्टार से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद से उससे भी जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 4 स्टार, 5 स्टार, ऐसे आपको बताते हैं, पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि आप उस टॉपिक को बड़े अच्छे से समझो। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने कराई थी लास्ट क्लास में, इसका डेरिवेशन भी कराया था, मीनिंग भी समझाया था। फिर उसके बाद से प्रॉपर्टी नंबर 2 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पेपर में आ भी चुका है। अब आज हम लोग बढ़ेंगे मीन की थर्ड प्रॉपर्टी पे। इस दोनों प्रॉपर्टी को एक बार और हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0, मतलब जो भी x है, अगर उसमें डेविएशन हमने एक्चुअल मीन से लिया है तो फिर उसका सम हमेशा 0 आएगा। दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस, ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी है तो फिर ये हर जगह लगेगा, चाहे x किसी भी फॉर्म में हो, लाइक डेसिमल में हो या इंटीजर में हो या फ्रैक्शन में हो, जैसे भी हो, हर जगह ये प्रॉपर्टी लगेगी। और एक मिनट रुक जाओ, इसका थोड़ा सा मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और इसको हम लोग ना स्मॉल एक्स के नाम से भी जानते हैं। अब भी नहीं, 4th सेम तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। इसको हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0, वेयर स्मॉल एक्स रिप्रेजेंट व्हाट, डेविएशन फ्रॉम इट्स एक्चुअल मीन। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ रहे होंगे तो भी आपसे पूछेंगे, जब स्क्यूनेस पढ़ाएंगे तो भी पूछेंगे, किसी भी चैप्टर में पढ़ाएंगे तो हर जगह ये यूज़ होगा, और ज़्यादातर इसका यूज सेमेस्टर 4th में इकोनोमेट्रिक्स में होगा। तो समेशन ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू 0,
नेक्स्ट है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, देखो सम है समेशन लगा दिया, स्क्वायर है चलो स्क्वायर कर दिया, किस चीज का स्क्वायर, तो ऑल द डेविएशंस, डेविएशन मतलब x माइनस ए, अभी बताया नहीं कि कहाँ से डेविएशन लेना है, इज मिनिमम इफ डेविएशंस आर टेकन अबाउट एक्चुअल मीन, यानी अगर इस a की जगह, अगर इस a की जगह x बार लिए होते तो फिर समेशन सबसे कम आया होता है। इसको हमने वेरीफाई भी किया था और इसको प्रूफ भी किया था बाय यूजिंग कैलकुलस डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन जो आप 12th में पढ़ के आए हो मैक्सिमा मिनिमा, उसी से हम लोगों ने मिनिमम प्रूफ भी किया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो में देख लेंगे यूट्यूब से। अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी थर्ड। प्रॉपर्टी थर्ड में हमें पढ़ना है कंबाइंड मीन के बारे में। इस पे कोई स्टार नहीं दे रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ नहीं है आपके बुक में, डिवोर में नहीं है और नहीं भी पूछते हैं, लेकिन आइडिया होना चाहिए। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा उस पर तो हम लोग आपको पहले ही बता देंगे। मान लो कंबाइंड मीन कब, अच्छा आप लोगों के स्कूल में ऐसा होता था या नहीं, कंबाइंड क्लास लग जाती थी। मान लो एग्जाम से जस्ट पहले ना, हाफ ईयरली या फाइनल एग्जाम से जस्ट पहले ना बच्चे आना बंद कर देते थे स्कूल। आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, बच्चे आना बंद कर देते थे और फिर जब बहुत कम बच्चे, मान लो 5 to 10 सेक्शन है, अगर मान लो क्लास 10th की बात कर लो, 10 सेक्शन है और हर सेक्शन में अगर 50 बच्चे हैं, 500 बच्चे हो गए एक स्कूल में। लेकिन उस दिन दो तीन सब में आए हुए मिलाकर के टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। तो टीचर ऐसा करती थी कि सारे बच्चों को कंबाइन करके एक ही सेक्शन बना देती थी कि आज बच्चे कंबाइंड क्लास लगेगी और कंबाइंड स्टडी भी होती थी, तो सभी बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था। तो वहीं से ये आप समझ सकते हो कि कंबाइंड मीन का मतलब क्या है। डिफरेंट ग्रुप्स को कंबाइन करेंगे एज इफ इट इज अ सिंगल ग्रुप। तो यहाँ देखो, मान लो ये फर्स्ट ग्रुप है जिसका है x1 डेटा, x1 बार उसका मीन हो गया, n1 उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, ये हो गया x2 बार और इसका हो गया n2। अब मैंने दोनों को मिक्स करके एक नया ग्रुप बना दिया, दोनों के डेटा को मतलब मिक्स करके। अब मुझे बताओ कि जो नया ग्रुप बना है दोनों को कंबाइन करके, उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, कितना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मान लो पहले वाले, ठीक है, पहले वाले में 10 है, दूसरे वाले में 5 है, दोनों मिलाकर के कितने हो गए, 15 हो गए। तो यहां पर हो जाएगा n1 प्लस n2। बहुत बढ़िया, n1 प्लस n2। अब है कि इसका मीन क्या होगा, तो इसके मीन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे x12 बार से। x12 बार अपने आप में कंबाइंड मीन का नोटेशन है। अब यहाँ देखो, हमेशा टाइम पे बच्चे ज्वाइन कर लिया करो, टाइम से पहले 5 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हम लोग लॉग इन कर देते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हो मीटिंग ज्वाइन। यहाँ देखो मीन इज इक्वल टू होता है, अभी कंबाइंड मीन कर रहे हैं, मीन इज इक्वल टू होता है समेशन x बाई एन, समेशन x बाई एन। क्यों नहीं ले रहा उधर, उस प्लेस पे नहीं ले रहा, ठीक है, समेशन x बाई एन। यानी अगर मुझे टोटल सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन चाहिए, तो अगर n है और मीन है तो दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो बताओ ना, इस ग्रुप के सारे ऑब्जर्वेशन का सम क्या हो जाएगा, n1 इंटू x1 बार हो जाएगा। इस ग्रुप के सारे ऑब्जर्वेशन का सम क्या हो जाएगा, n2 इंटू x2 बार। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो नए वाले ग्रुप का सम नहीं हो जाएगा, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार। समझ में आ रही है बात। अब नए वाले ग्रुप का टोटल सम भी आ गया हमारे पास और टोटल ऑब्जर्वेशन भी आ गया, तो क्यों ना कंबाइंड मीन का फॉर्मूला बना ले, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। समझ में आया फॉर्मूला कैसे बना। देखो कॉलेज में ना फॉर्मूला सीधा रटना नहीं है, समझना है। अब कई कई जगह पे मजबूरी हो जाती है कि उसको समझाने के पीछे बहुत बड़ा डेरिवेशन होगा तो फिर उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन जहाँ छोटा मोटा लॉजिक होता है वहाँ फॉर्मूला बनाना आपको सीखना है। तो ये फॉर्मूला याद हो गया, टू ग्रुप्स के लिए कंबाइंड मीन का फॉर्मूला हो गया n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। अगर 3 ग्रुप्स होंगे और तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो सिमिलरली फॉर्मूला आ जाएगा n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस बताओ n3 x3 बार अपॉन में n1 प्लस, हाँ ये बन गया कंबाइंड मीन का फॉर्मूला।
तो कंबाइंड मीन में दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो सारे डेटा दिए रहेंगे, एक कोई चीज़ मिसिंग होगा तो वो हम सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे, वो तो इजी होता है। मान लो आपको कंबाइंड मीन दिया हुआ है, x1 बार दिया हुआ है, n1 दिया हुआ है, n2 दिया हुआ है, अब x2 बार पूछ रहे हैं, तो ये नहीं निकल जाएगा? x2 बार बिल्कुल निकल जाएगा, बस फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना और सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये उतना आता भी नहीं है आपके पेपर में, इस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं, आइडिया जरूर रहना चाहिए आपको। एक क्वेश्चन हम लोग जरूर कराते हैं कंबाइंड मीन में, ताकि इससे थोड़ा सा आपके दिमाग का ना सोचने का क्षमता बढ़े, लेवल बढ़े। एक क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, मान लो इन अ क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, गर्ल्स बॉयज हो रहा है यहाँ पर, गर्ल्स स्टूडेंट इज 85% एंड ऑफ बॉयज इज 87%। मेरे लिए दोनों न्यूट्रल है, ऐसा मत सोचना कि मैम ने बॉयज़ को ज़्यादा दे दिया। गर्ल्स को ज़्यादा देते तो जरूर मेरे पे सवाल उठता कि मैम है तो फेमिनिज्म को सपोर्ट करती है इसलिए गर्ल्स को ज़्यादा परसेंटेज दे रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए जब टीचर बनते हैं ना तो सारे बच्चे बराबर होते हैं, कोई गर्ल्स बॉयज़ नहीं होता। 87%, 85%। अब देखो कंबाइंड पूरे क्लास का जब देखा गया, कंबाइंड परसेंटेज या कंबाइंड वर्ड हटा दो, ये आपको खुद डिसाइड करना है कि व्हाट इज दिस। ओवरऑल percentage of class, overall percentage of class is 87% or 85%, 86.4%. So find the percentage of girls, find the population of girls and boys in the class. Find the population of girls, मतलब how many boys and girls are there and boys in the class. तो इसमें दिया क्या क्या हुआ है बताना। ये 87% क्या होगा, ये 86.4 क्या है और 85% क्या है। अच्छा चलो 86.4% को पहचानो कि ये क्या डेटा में से क्या है, ये किस चीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है हमें। ध्यान से सुनो, अगर बॉयज को मान रहे हैं 1 और गर्ल्स कैटेगरीज को मान रहे हैं 2, तो बॉयज का मीन हमें दिया हुआ है कितना, 87%। परसेंट हटा दो, वो तो लास्ट में लगा देंगे, परसेंट कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स का कितना है 85%, और दोनों का कंबाइन करके दिया हुआ है पूरे क्लास का, यानी गर्ल्स बॉयज ऑल टेकन टुगेदर, तो 86.4। अब हमें n1 निकालना है और n2 निकालना है, इस बार दो चीज मिसिंग है। कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, देखो तो जो फॉर्मूला है ना पहले इसको लिख दो, x12 बार इज इक्वल टू n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन में n1 प्लस n2। अब देखो तो x12 बार कितना दिया हुआ है 86.4, n1 तो नहीं पता, x1 बार दिया हुआ है 87, तो 87 n1 हो गया प्लस 85 n2 हो गया, और नीचे में n1 प्लस n2। तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये n1 प्लस n2 इधर आएगा तो 86.4 n1 प्लस 86.4 क्रॉस मल्टीप्लाई करें n2 इज इक्वल टू 87 n1 प्लस 85 n2। अब देखो जरा 85 को इधर लेते आओ और 86 को उधर लेते जाओ, तो ये कितना हो गया, 85 इधर आ गया तो 1.4 n2 बच गया, और उधर 87 में से जाएगा तो कितना बचा 0.6 n1। सही है। कहाँ गए मेरे ऑटो करेक्ट वाले बच्चे, कहाँ हैं जो मेरा कैलकुलेशन सही करते रहते हैं आज क्लास में या नहीं? बड़ा रिलैक्स फील करते हैं जब ऐसे बच्चे होते हैं क्लास में। लास्ट क्लास में 1-2 बार तो मेरी गलती पकड़ी थी उन्होंने कैलकुलेशन में, मिस्टेक्स में। यहाँ देखो 1.4 n2 इज इक्वल टू 0.6 n1, तो यहाँ हो गया n2 इज इक्वल टू 0.6 n1 अपॉन 1.4। डेसिमल हटाओ, 2 3 जा 2 7 जा, तो ये आ गया 3 n1/7। तो ये रिलेशनशिप आ गया, लेकिन घबराने वाली बात नहीं। अब देखो इस रिलेशनशिप को कैसे यूज करेंगे। अब n2 और n1 का रिलेशनशिप तो आ गया।
अब होगा क्या कि परसेंटेज ऑफ क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता। अभी देखो ना, परसेंटेज ऑफ n1 अगर निकालना हो तो n1 बाई n1 प्लस n2 इंटू 100 नहीं कर देंगे। जैसे परसेंटेज ऑफ n1 बॉयज का अगर परसेंटेज निकालना हो तो बॉयज का नंबर बाई टोटल क्लास का पॉपुलेशन इंटू 100। तो n1 की जगह n1 ही रहने दो, हम n2 की जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। n1 की जगह पे n1, n1 की जगह पे n1, अब n2 की जगह पे डाल देंगे 3/7। अब समझ में आया क्या कर रहे हैं? इससे क्या होगा कि n1 कैंसिल हो जाएगा। अब 3/7 और 1 को ऐड करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा? 7 3 10/7 n1 इंटू 100। ये n1 कैंसिल और ये रिवर्स हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा 1/4/5 होता है, तो इसको हम 5/4 कर देते हैं। वही चीज़ क्या है यहाँ पे, 10/7 था, 7/10 इंटू 100, तो ये आ गया 70% बॉयज़ है, तो बाकी का बच गया 30% गर्ल्स बच गई। ठीक है, तो ऐसा एक जो क्वेश्चन है ना, वो आप लोगों को बस ध्यान में रहना चाहिए। इससे ज़्यादा टफ बनता नहीं है कंबाइंड मीन का। कंबाइंड मीन में इतना ही है। तो कंबाइंड मीन आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी मैंने पढ़ा दिया, क्योंकि बहुत सारे आप लोग आगे चल करके कुछ एंट्रेंस वगैरह भी दोगे तो उन सब में इसका क्वेश्चन होता है, और पता होना चाहिए मीन में। और डीयू का कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है कि वो इससे भी क्वेश्चन दे दे। डीयू ये दावा जरूर करती है कि जो बुक में है उस कॉन्सेप्ट से बाहर का कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी कुछ बाहर से भी पूछ देती है। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया हमारा मीन का थर्ड प्रॉपर्टी। अब जो फोर्थ प्रॉपर्टी करने जा रहे हैं दैट इज इंपॉर्टेंट, उस पर आप स्टार लगा लें। अब दोनों प्रॉपर्टी को एक ही में हम लोग कंबाइन कर रहे हैं, 4 और 5 दोनों को एक ही में कर रहे हैं। मीन इज affected by change of origin and change of scale। ये आपको पता होना चाहिए, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से सुनो। चेंज ऑफ ओरिजिन कब कहते हैं? मान लो x था हमारा 1 2 3 4 5, मैंने इसको चेंज करके y इज इक्वल टू x प्लस 7 कर दिया, तो सब में 7 ऐड होगा, नया डेटा बन जाएगा ना। अब नए वाले का मीन निकालना है। ऐसा होता है, ये ज़्यादातर ना कंपनीज वगैरह में लगता है। जैसे सैलरी तो सब लोगों का पता था, सैलरी का एक कॉलम बना हुआ होता है एक्सेल शीट में। अब सबकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो गया 200 रुपीज़ का, तो अब नया एवरेज सैलरी कंपनी का नहीं निकालेंगे। अब सबका फिर सबका डेटा चेंज करके फिर सबको सम करके इतना मेहनत करने जाएंगे? थोड़ा सा बस मैनिपुलेशन करके निकल जाएगा नया वाला पी एवरेज। ध्यान से सुनो कैसे। अब नया वाला सम निकालोगे तो क्या हो जाएगा, आप इसको चाहते तो 8 9 ऐसे भी करके निकाल सकते थे, लेकिन मैंने जानबूझ करके 1 + 7 2 + 7 लिखा ताकि आपके दिमाग में थोड़ा ये कॉन्सेप्ट आ जाए कि पूरे का सम जो होगा ना वो पुराना वाला सम और +7 कितनी बार आ रहा है, जितना नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उतनी बार, यानी समेशन x और +7n। समझ में आ रहा है? लास्ट क्लास में मैंने आपको रूल बताया था कि x + 7 होता है तो क्या हो जाता है, समेशन y = समेशन x और 7 के साथ लग जाएगा n। तो अभी बता रहे हैं, बस मैंने एक केस लिया है कि अगर 7 सब में ऐड कर रहे हैं तो न्यू मीन कैसे निकलेगा। ठीक है, अब न्यू मीन अगर निकालना है तो सबको n से डिवाइड कर दो, है ना। अभी बस एज्यूम करके देखो ना, ये मीन आ गया और +7, यानी नई वाली मीन जो है वो ओल्ड मीन +7 हो जाएगी। और +7 हमारा क्या था, हमने डेटा में ऐड किया था, तो मीन में भी ऐड करना पड़ेगा। तो मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, यानी किसी भी कांस्टेंट को हर ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं उसको बोलते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन। समझ में आ गई बात? चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब डेटा को शिफ्ट कर दिया। तो अब अगर कोई पूछे कि मान लो पहले हमारे कंपनी का एवरेज सैलरी था 2 लाख, सब में इंक्रीमेंट हुआ है 500 का, तो अब नया वाला एवरेज सैलरी कंपनी का कितना हो जाएगा न्यू सर्वे में? 2,05,000। ठीक है, निकालने की जरूरत नहीं है। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग। अच्छा, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में बेसिकली 2 ही ऑपरेशन होते हैं, एक एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन।
सब्ट्रैक्शन जो है उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ अ नेगेटिव नंबर। सब्ट्रैक्शन कुछ नया ऑपरेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है, वो जुड़ा हुआ है किससे, एडिशन से। अगर हम किसी नेगेटिव चीज को ऐड करते हैं तो वही सब्ट्रैक्शन कहलाता है। अब मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, लेकिन फिर डिवीजन जो है वो भी कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। किसी चीज के 1/, से आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो डिवीजन हो जाता है। तो इसलिए अभी तो हम लोग लिख रहे हैं एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन यहाँ पे अगर हम लैंग्वेज बदल दें, एडिंग अ पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट टू ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, तो भी मीनिंग वही निकलेगा, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ही। समझ में आ रही बात मैंने अभी आपको क्या बताया? नहीं आ रही है तो भी कोई बहुत ज़्यादा इतना मतलब पिच्ची करने का जरूरत नहीं, लेकिन जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। ये मैंने कहा कि एडिशन इंडिपेंडेंट है, सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन का ही पार्ट है। नेगेटिव को अगर ऐड करते तो वो सब्ट्रैक्शन हो जाता है। तो एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ कांस्टेंट टू ईच एक्स इज called change of origin, is called change of origin। और चेंज ऑफ ऑरिजिन में तो अफेक्टेड होता है, यानी अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस या माइनस सी कर रहे हैं तो y मीन हो जाएगा x मीन प्लस माइनस सी। कैसे इसका प्रूफ कर सकते हैं? y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी है, लेट कर लेंगे। अब देखो ये भी एक स्टैटिस्टिक्स में नया तरीका आप सीखो। अगर ऊपर मैंने प्लस लिखा है तो नीचे भी प्लस है, और अगर नीचे माइनस है तो नीचे माइनस है, मतलब वॉट एवर साइन इट टेक्स। अगर x प्लस सी करेंगे तो y मीन x मीन प्लस सी हो जाएगा, अगर माइनस करेंगे तो दोनों को एक ही स्टेटमेंट में हम लोग लिख देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी किया तो अब समेशन लगाएंगे, समेशन y, तो समेशन लगेगा x प्लस सी के ऊपर, ये ब्रैकेट है, समेशन y इज इक्वल टू समेशन x और प्लस लग जाएगा समेशन c। अब आपको पता है क्या पता है? रूल पता है कि समेशन x तो समेशन x ही रहेगा, लेकिन c के साथ लग जाएगा n। अब मुझे मीन तक जाना है तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा n से। तो एक साइड तो डिवाइड करते नहीं, मैथमेटिक्स में क्या रूल है कि आपको अगर इक्वेशन दी हुई है इज इक्वल टू के साथ तो वहां पर दोनों साइड आपको करना पड़ेगा। अच्छा एक बात जरा देखना, जब यहाँ तक पहुंच गए तो एक चीज हम आपको बता दें, अगर a प्लस बी इज इक्वल टू सी लिखते हैं तो a और b को कहते हैं ऑपरेंड्स। क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स, मतलब इनके ऊपर कुछ ऑपरेशन किया गया, मैथमेटिकल ऑपरेशन। इस प्लस को बोलेंगे ऑपरेशन। कभी ये माइनस भी हो सकता है, कभी इनटू भी हो सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है। सी को बोलेंगे रिजल्ट, और ये जो इज इक्वल टू के साथ है दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट या फिर इक्वेशन। तो इक्वेशन में हमेशा ऑपरेंड्स होगा, एक ऑपरेशन होगा, एक इज इक्वल टू होगा, रिजल्ट होगा, तब जाकर के पूरा इक्वेशन फॉर्म होता है, तब जाकर के पूरा इक्वेशन फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे ये मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, और एक मैंने कह दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो फर्स्ट जो है ना ये एक्सप्रेशन कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? एक्सप्रेशन। और ये कहलाएगा इक्वेशन, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू है, सॉल्व करने पे कुछ वैल्यू आएगी। ऊपर वाला एक्सप्रेशन है लेकिन नीचे वाला क्या है? इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर एक इज इक्वल टू है। तो किसी भी इक्वेशन में, अब आ जाओ कहोगे कि मैम आपने इतना क्यों साइड में पढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे जो वर्ड हम लोग करते हैं ना, डिवाइडिंग एन ऑन बोथ द साइड ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन में दोनों साइड हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इज इक्वल टू इसलिए इक्वेशन है। तो ये हो जाएगा, एक्सप्रेशन में हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है इज इक्वल टू है तो दोनों साइड सेम कर दो, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया y मीन इज इक्वल टू x मीन प्लस c हो गया। यानी जो हमने चेंजेस लाए थे डेटा में वही सेम चेंजेस मीन में भी देखने को मिल गया। हेंस प्रूव्ड कि अगर c ऐड करोगे तो मीन में भी c ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऐसा ही सेम माइनस के लिए भी कर लोगे। अब है चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन होता है किसी कांस्टेंट के साथ, उसको बोलते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन विथ अ कांस्टेंट, विद अ कांस्टेंट। हाँ, किसी दिन अगर कॉलेज की छुट्टी हुई ना तो उस दिन आपकी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लग सकती है।
तो उसका हम लोग पहले ही आपको मैसेज कर देंगे, या आप लोगों का अगर कॉलेज में कुछ ऐसा है कि पूरे डीयू में ही कोई चीज़ का छुट्टी है, ऐसे कोई फेस्टिवल होगा तो वो तो मुझे पता लग जाएगा, कोई नेशनल हॉलीडे होगा वो तो मुझे पता रहेगा। लेकिन कभी कभी डीयू अपना कुछ किसी कारणवश कभी छुट्टी कर देती है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, तो फिर हम एक्स्ट्रा क्लास भी ऑर्गेनाइज कर देंगे उस दिन। तो नेक्स्ट वेंसडे को क्या है? ओनम है। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो डीयू में ही छुट्टी होगी, हर जगह छुट्टी होगी, ठीक है। तो वेंसडे को है ना? ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। ट्यूसडे को तो मेरी क्लास होगी ना आप लोगों के साथ, उसी दिन क्लास में अनाउंस कर देंगे और एक सर से मैसेज भी भिजवा देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो वेंसडे को थोड़ी लंबी क्लास अरेंज करेंगे, जब कॉलेज नहीं होगा ना तो आफ्टरनून में रखेंगे और थोड़ी लंबी क्लास रखेंगे, लाइक 2 आवर 3 आवर्स की। कोई एक टॉपिक लेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे उस दिन, वो क्लास में बहुत मज़ा आता है। चलो, अब अभी आते हैं हम लोग वापस अपने टॉपिक पे, चेंज ऑफ स्केल। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन विद अ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ स्केल। चेंज ऑफ स्केल में जैसे y इज इक्वल टू, अगर मैंने x इंटू सी कर दिया, इधर देख ही लो, छोटा सा एक वेरिफिकेशन, ये दिमाग को ना बहुत जल्दी एक्सेप्ट हो जाता है। अब मान लो मैंने x इंटू 5 कर दिया, तो सबको 1 इंटू 5, ये डेसिमल जैसा लग रहा है, 1 इंटू 5, 2 इंटू 5 कर दो, 3 इंटू 5 कर दो, 4 इंटू 5 कर दो, 5 इंटू 5 कर दो। जब सबका सम करोगे तो 5 कॉमन ले लोगे और आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, यानी 5 इंटू समेशन एक्स हो जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ देखो प्रॉपर्टी के थ्रू, y इज इक्वल टू एक्स इंटू सी कर दिया, तो समेशन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, समेशन x इंटू सी। अब मैंने आपको रूल बताया था कि समेशन y इज इक्वल टू, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो वो बाहर आ जाएगा, c इंटू समेशन x। अब यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देंगे n से। क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, मीन चाहिए, मीन। मीन के लिए होता है समेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नाउ दिस इज योर y मीन इज इक्वल टू c इंटू x मीन। अब देखो ये क्यों कहते हैं इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ स्केल, क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे चेंज लाया था, मीन में भी सेम चेंज देखने को मिल रहा है। कहीं कहीं पर ये सी गायब हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन में करेंगे ना तो वहां पे प्लस माइनस जो है वो गायब हो जाता है सी। तो हम कहते हैं कि उसमें कुछ भी प्लस माइनस करो, उससे स्टैंडर्ड डिविएशन को फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड डिविएशन वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन मीन में फर्क पड़ता है बच्चे, क्लियर? तो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसको मैंने स्टार दिया था, मतलब एग्जाम में आपके आ सकता है। और एक है प्रॉपर्टी नंबर 5, ये न्यूमेरिकल में है, इस पे सिंगल स्टार दे देते हैं, डिवोर में कुछ बैक के क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें कोई डेटा ऐड हो गया, पहले 50 बच्चे थे, अब एक नया बच्चा है क्लास में, अब नया एवरेज निकालो। पहले 50 बच्चे थे, 2 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, उनका एवरेज निकालो। 50 बच्चे थे लेकिन डेटा 55 की हो गई, अब 5 डेटा कॉपी हो गया, अब आप करेक्ट करो। तो ये करेक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है बताओ? करेक्शन, करेक्शन ऑफ मीन। करेक्शन ऑफ मीन में फंडा यही है कि मीन इज इक्वल टू होता क्या है, मीन इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स बाई एन। तो अगर डेटा में कहीं भी गड़बड़ी हुई है x में, चाहे हम रिमूव करें x में से, या फिर हम ऐड करें कोई न्यू डेटा, या फिर डेटा को रिप्लेस करें, हर केस में ये समेशन x में तो चेंज आएगा। तो हम न्यू समेशन x निकालते हैं, ओल्ड समेशन x, और जो भी चेंजेस करना होगा वो करेंगे, और फिर न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालते हैं, तो फिर न्यू मीन आ जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ लिख दिया, प्लस माइनस जो भी करना होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। न्यू मीन हो जाएगा न्यू समेशन x बाय n। अब एक क्वेश्चन फटाफट देख लो कि इन अ क्लब 50, या क्लास ही ले लो, क्लब में फिर बनाने में दिक्कत होगा। इन अ क्लास देयर आर 50 students, average marks is, average age is 18 years, ठीक है। 18 नहीं डालते हैं, अभी सब बच्चे आप लोग छोटे ही हो, 16 या 17 के होंगे, 16 डाल दिया मैंने। एवरेज एज इज 16 years। अब न्यू स्टूडेंट आ गया,
इसमें 3 केस ले लेते हैं। पहला ए, न्यू 2 स्टूडेंट्स केम, जिनका एज है 15 ईयर्स और एक का है 17 ईयर्स। अरे यार, आप लोग 12th करके आओ ना, कोई बात नहीं, उसे फर्क नहीं, मुझे लगा 10th करके आए हो। ये हो गया। बी में है तो न्यू मीन निकालना है, आपको न्यू मीन निकालना है। अब उसके बाद से मान लो कि 2 बच्चों ने स्कूल को छोड़ दिया, 2 स्टूडेंट्स लेफ्ट द क्लास, और उनका एज था 18 और 17। और सी में है टू डेटा इज रॉन्ग, या रॉन्ग या राइट, आपको डिसाइड करना है, हम क्यों बताएं आपको रॉन्ग। रुक जाओ। टू डेटा इज read as 17 18 instead of 15 and 16। ये 3 केस है, तीनों केस में हमें मीन को करेक्ट करना है। अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो ओल्ड मीन हमें दिया हुआ है, मीन ओल्ड इज इक्वल टू 16 और एन कितना दिया हुआ है 50 स्टूडेंट्स। ओल्ड मीन से निकल जाएगा समेशन एक्स ओल्ड अपॉन एन। तो देखो तो समेशन मीन ओल्ड कितना आ गया 16 इज इक्वल टू समेशन एक्स ओल्ड बाई क्या आ गया एन कितना है 50। तो समेशन एक्स ओल्ड कितना आ गया बताओ 16 इंटू 50, 16 5 जा 80 और 100। तो समेशन एक्स आ गया 800। समेशन एक्स कितना आ गया बताओ 800 आ गया। अब सारा खेल इसी 800 के साथ होगा। अब ए पार्ट में बताओ, जो 2 नए बच्चे आए हैं उनका एज है 15 और 17। तो इस समेशन एक्स में कुछ चेंजेस आएंगे। अब नया समेशन एक्स आएगा ना, न्यू समेशन एक्स क्या हो जाएगा एनीवन? जो 800 था वो तो अपनी जगह है ही, और नए बच्चे जो है वो 15 और 17 ऐड हो जाएंगे। क्लियर? हेलो? और न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कितना हो जाएगा, पहले 50 बच्चे थे, अब 2 मिलकर के हो गए 52। तो न्यू मीन कितना हो जाएगा। ये सब रटने वाली चीजें नहीं है, ये सब कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते हो। तो न्यू मीन हो जाएगा 800 प्लस 15 प्लस 17 बाई 52। आप अपना निकाल लेना इसका क्या हो जाएगा। अब बी में बताओ, अगर डेटा रिमूवल का केस है, रिमूव कौन कौन सा डेटा हो रहा है 18 और 17। तो सीधा न्यू मीन लिखते हैं, देखते हैं आप लोग बता पाते हो या नहीं। न्यू मीन इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, न्यू समेशन एक्स क्या हो जाएगा 800, उसमें से माइनस होगा कौन कौन से 2 बच्चे थे 18 और 17। तो इसमें से एक 18 वाला बच्चा बाहर चला गया, 17 वाला बाहर चला गया, तो पूरे क्लास का समेशन एक्स तो कम हो गया। अब न्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना होगा 48। तो ये आपको ध्यान रखना कि कहाँ पे एन चेंज हो रहा है, कहीं पे एन इंक्रीज होगा, कहीं पे एन कम होगा। सी में ध्यान से सुनना, न्यू मीन इज इक्वल टू उसी 800 में से, अच्छा उसी 800 में इन्होंने कहा है कि इंस्टेड ऑफ, इसमें से मुझे बताओ कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है, विच वन इज करेक्ट वैल्यू और विच वन इज इनकरेक्ट वैल्यू। लैंग्वेज से इंस्टेड ऑफ 15 एंड 16, हाँ जी बताओ। हाँ ये करेक्ट वैल्यू है। इंस्टेड ऑफ मतलब ये करेक्ट है, और गलती से उसको 17 और 18 रिकॉर्ड हो गया, जो टाइप राइटर था ना उसने गलती से 17 18 डाल दिया, तो दीज आर रॉन्ग डेटा। तो जो मेरा समेशन एक्स 800 आया हुआ है उसी में ये 17 और 18 भी ऐड हुआ होगा ना, तभी तो 800 हुआ होगा 50 बच्चों का सम। तो उसमें से इसे 17 और 18 को बाहर निकालना है और उनकी जगह पर रिप्लेस करना है 15 और 16 को। तो यहाँ पे क्या कोई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में चेंज आने वाला है, 50 में कोई चेंज आएगा? पहले भी 50 बच्चे थे, अभी भी 50 बच्चे ही रहेंगे।
क्लियर? सिर्फ बदलेगा तो समेशन एक्स, तो समेशन एक्स में से मुझे 17 18 बाहर निकालना है और उसकी जगह पे 15 16 को पुट कर देना है। तो -17 -18 और प्लस कर देना 15 प्लस कर देना 16 और नीचे में 50 का 50 ही रहेगा। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर इस पे कोई क्वेश्चन आ गया कभी एबीसी पार्ट में 1-2 नंबर का, तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लोगे। ये नहीं कि मैम ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं था तो नहीं हुआ, ऐसा मुझे कुछ कंप्लेन नहीं चाहिए। तो ये हो गया, एंड टोटल अब मीन कंप्लीट हो गया। मीन में हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, फॉर्मूला भी पढ़ लिया, फॉर्मूला बनाना भी सीख लिया, उसके बाद से मीन की प्रॉपर्टीज पढ़ी। टोटल मीन की 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी। फर्स्ट में क्या था? सम ऑफ ऑल द डेविएशंस टेकन फ्रॉम एक्चुअल मीन इज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी था सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द डेविएशंस इज मिनिमम इफ डेविएशन इज टेकन अबाउट, बताओ। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन मिनिमम कब होगा? जब डेविएशन हम कहां से लेंगे? एक्चुअल मीन से। फिर थर्ड में हम लोगों ने कंबाइंड मीन की प्रॉपर्टी पढ़ी। फोर्थ में हमने पढ़ा चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो क्या मीन पे कोई फर्क पड़ता है चेंज ऑफ ऑरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का? तो आंसर विल बी यस, मीन इज ऑल्सो अफेक्टेड इन द सेम वे बाय द चेंज ऑफ ऑरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। उसके बाद हमने करेक्शन का तरीका सीख लिया। अब इसके बाद से हमारा सेकंड एवरेज स्टार्ट होता है, दैट इज योर मीडियन। मीन में अगर किसी को कोई दिक्कत बची अभी तक तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग अपना सेकंड टॉपिक स्टार्ट करें, मीडियन। आपके बुक में जो है वो एक्स टिल्डे यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं? एक्स टिल्डे। लेकिन सभी टीचर को और बच्चों को भी आदत लगी हुई है एम ई। हमारे इंडियन बुक्स में क्या होता है? मीडियन मीडियन मीडियन, तो हमें वही आदत लगी हुई है। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, इसके लिए कोई मार्क्स कटिंग नहीं होगा। मीडियन का कॉन्सेप्ट है, किसी को कुछ पूछना है आपको? अगर मैम बस बोल देती और निकल जाती है। मीन में किसी को कोई डाउट? नो मैम। आगे आगे बढ़े मीडियन में। ठीक है, तो अभी इंडिविजुअल का देखते हैं मीडियन। मान लो मैंने एक्स आपको दे दिया 2 3 5 9 और 17। इसमें पूछा मीडियन क्या है। तो मीडियन जो होती है ना वो पोजीशन वाइज मिडिल वैल्यू होती है। मतलब क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता किस पोजीशन पे बैठा हुआ, दैट इज योर मीडियन। किस पोजीशन पे मीडियन बैठा हुआ है उसका पोजीशन इंपॉर्टेंट है, वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं। तो अब देखो पोजीशन में देखोगे तो फर्स्ट ये हम लोग बचपन में ऐसे करते थे। जब पहली बार आपको मीडियन 5th या 6th में जब भी पढ़ाया गया होगा, मुझे नहीं पता कब पढ़ाया गया, आई वॉज फ्रॉम ICSE, तो मुझे 6th क्लास में पहली बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दिया गया था। तो उस टाइम हम लोग ऐसे कटिंग करके, बहुत बच्चे थे तो निकाल लेते थे बीच वाली वैल्यू, मीडियन, बड़ा खुश हो जाते थे मीडियन आ गया 5। लेकिन जब बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन होता है तो ऐसे कटिंग करने बैठेंगे क्या? 1 हफ्ता लग जाएगा मीडियन निकालने में। क्या अरे रुक जाओ, फर्स्ट मैंने फर्स्ट पेज पे काटा था, यहाँ काटा था, या ऐसे थोड़ी बढ़ेंगे। तो इसके लिए स्मार्ट वे आ गया, मैथमेटिकल फॉर्मूला। यहाँ पर जरा आप देखना n कितना था? 5 था। जब ऑड होगा, व्हेन n इज ऑड, केस 1 क्या है? व्हेन n इज ऑड। ये आपको पहले से भी पता है, बस सोचने का तरीका थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, देखना फर्क पड़ेगा। जब n ऑड होगा तो एग्जैक्टली एक मिडिल में टर्म बचेगा ही बचेगा। तो देखो ना, अगर 5 है तो मीडियन आपका कौन से पोजीशन पे आया? 3rd पे आया। अगर n इज इक्वल टू 7 ले लेते तो इधर से 3 जाता, इधर से 3 जाता, 4th पोजीशन आ जाता मीडियन। तो मीडियन कितना आ जाता? 4th आ जाता। अगर n इज इक्वल टू 9 ले लेते तो मीडियन कितना आ जाता? 5th आ जाता। कुछ रिलेशनशिप आप देख रहे हो? मतलब 5 को डबल कर दो, उसमें से एक माइनस कर दो। इसमें देखो 7 को डबल, 7 को सॉरी डबल कह रहे हैं, चलो अभी पता लग जाएगा आपको, वो डबल वाला छोड़ दो। मीडियन इज इक्वल टू सीधा हो जाता है n प्लस 1/2th टर्म। ये देखो ना, 5 में अगर एक 1 ऐड कर देते तो 6 का हाफ है ये। 7 में 1 ऐड कर देते उसका हाफ है ये। 9 में 1 ऐड कर देते उसका हाफ है ये। तो मीडियन का फॉर्मूला बन गया कि n में एक ऐड करो और उसको हाफ कर दो, उस पोजीशन पे जो बैठा हुआ दैट इज योर मीडियन। n प्लस 1/2th टर्म याद हो गया सबको? ऑड में। इवन में क्या होगा?
n इज इवन। एक एग्जांपल लेते हैं इवन का। मान लो इवन में है 2, 3, 7, 12, 15 और 25। अब अगर कटिंग करोगे तो बीच में 2 बचते हैं। इन दोनों को भी काट दोगे तो मीडियन कुछ नहीं मिलने वाला, रखोगे तो 2 2 आ रहे हैं। तो मीडियन कहता है अब जब 2 2 आ रहे हैं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। चलो दोनों को एवरेज करके निकाल दो। कितना आ गया? 12, 7, 19 बाई 5, 9.5 आ गया। तो ये 7 जो था ये हमारा कौन सा पोजीशन था? ये था 3rd पोजीशन और ये था 4th पोजीशन। और n कितना था? 6। तो 6 के साथ ये 3rd जो है वो हाफ है। इवन में ये एग्जैक्टली हाफ होता है और ये उसके एक आगे वाला नेक्स्ट टर्म होता है। तो जब भी इवन होगा तो आंख बंद करो तो तुरंत दिमाग में इमेज बन जाएगा कि एक तो हाफ वाला मिलेगा और एक उसका नेक्स्ट, फिर दोनों का एवरेज निकालते हैं इवन में। तो मीडियन हो जाएगा n बाई 2th टर्म जो होगा प्लस n बाई 2 में एक पोजीशन आगे बढ़ जाओ और बाई 2 उन दोनों का एवरेज। क्लियर? ये हो गया इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल में इस तरीके से निकालेंगे हम लोग। अब डिस्क्रीट के लिए करते हैं। एक मिनट। डिस्क्रीट, तो डिस्क्रीट में मान लो कि x और f हमें दिया हुआ है 2, 3, 7, 4 ये दिया हुआ है और इधर में है 5, 2, 3, 6 फ्रीक्वेंसी है। अब अगर इसको खोलने लगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा, फिर उसमें से मीडियन ढूंढना पड़ेगा। उससे अच्छा है, आपको याद है ना CF का फुल फॉर्म क्या होता है? किसी को याद है? CF 12th में भी निकाला होगा आपने, 11th 12th में। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन आपने वर्ड सुना हुआ, एक्यूमुलेट हो गया, एक्यूमुलेट कर लो। तो क्यूमुलेशन मतलब सम टिल नाउ। तो अभी तक कितने ऑब्जर्वेशन है? 5। अब नए 2 आ गए तो कितना पहुंच गया? 7। नए 3 और आ गए तो पहुंच गया 10। मतलब इनको ऐड करके ऐसे लिखते जाना, 10 + 6 16। और जो लास्ट वैल्यू होती है वो CF की, अगर वो आप देखोगे तो समेशन F ही होता है। आप ऐड करके देख लो, 6, 3, 9 to 11, 5, 16 आ रहा है। अब ध्यान दो, CF तो आपको पोजीशन बता रहा है, यानी अब आपके पास टोटल हो गया 16 टर्म्स। ये है इवन, फॉर्मूला तो वही लगेगा हमारा ऑड और इवन वाला। अगर इवन है तो मीडियन क्या हो जाएगा बताओ? 16 बाई 2th टर्म और प्लस 16 बाई 2 प्लस 1th टर्म और बाई 2, यानी 8th पोजीशन पे क्या है और 9th पोजीशन पे क्या है? बाई 2। तो देखो तो जरा, मुझे बता सकते हो कोई 8th और 9th पोजीशन पे कौन सा डेटा है? कुछ पता लग रहा है? 7 है। देखो ये शुरुआत से 1, 2, 3, 4, 5 हर जगह 2 होगा। 2 नहीं नहीं, सही बोल रहे थे आप, 7 है। पहले सही बोला फिर बाद में घबरा गए। यहाँ देखो, तो 5th पोजीशन तक हर जगह 2 है, लेकिन 5th के बाद 6th और 7th पोजीशन पे कौन सा आ गया? 3 3 आ गया। 7 के बाद 8, 9, 10 हर जगह 7 7 7 है, हर जगह 7 7 7 है। तो ये हो गया 8th पोजीशन और फिर ये हो गया 9th पोजीशन और ये हो गया 10th पोजीशन। तो 7 और 10 के बीच में जो है ना 8, 9, 10 वो सब ये 7 ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ये आपको समझना बहुत जरूरी है क्योंकि क्वार्टाइल्स भी आने वाला है, डेसाइल्स भी आने वाला है, परसेंटाइल्स भी आने वाला है। तो ये अच्छे से आपको समझ में आना चाहिए। तो 8, 9, 10, 7 के बाद 10th पोजीशन पे 7 है, इसका मतलब बीच का पोजीशन गायब नहीं हो गया। 7 और 10 के बीच में जितने भी पोजीशन है 8 और 9 उन सब पे नेक्स्ट वाला डेटा ही होगा, 7 होगा। क्लियर? कभी ना समझ में आए तो ऐसे आप मेरी तरफ ब्रेक करके समझ लेना रफ में कि हाँ भाई उस पोजीशन पे कौन सा होगा। तो 8th पोजीशन पे भी 7 मिलेगा, 9th पोजीशन पे भी 7 ही मिलेगा। तो 7 + 7 बाई 2 यानी कि 7 ही आ गया। इसलिए ज्यादातर केसेस में डिस्क्रीट में सीधा मीडियन का एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं n+1 बाई 2th टर्म, क्योंकि ये ज्यादातर केसेस में रिपीटेड ही होता है। अगर इवन आ रहा है ना तो भी रिपीटेड ही होता है, कभी कभी रेयर केसेस में डिफरेंट होता है। जैसे अगर यहाँ पर 7th और 8th नंबर बोलता तो 7th पोजीशन पे कौन सा नंबर आता?
3rd, और 8th पोजीशन पे कौन सा नंबर आता? 7, तब चेंज होने की पॉसिबिलिटीज थी। ये बात किसको समझ में नहीं आ रही है बताओ? मैंने कहा ज्यादातर केसेस में रफली हम लोग एक ही फॉर्मूला लिखते हैं डिस्क्रीट के लिए और इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए, मीडियन का n+1/2th टर्म। हम लोग तब केयरफुल हो जाते हैं जब पोजीशन डिफरेंट आ रहा हो। मतलब यहाँ पर जैसे 8th और 9th पोजीशन पे सेम डेटा था, तो कभी कभी अलग आ जाता है, वो पता लग जाता है हमें। n=16 है तो हाफ करेंगे तो 8 और 9 यहाँ आ गया। अगर 7 और 8 आ रहा होता तो फिर 7 ये और 8 की कैटेगरी में ये, तब डेटा चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहती, तब हम अलग तरीके से निकालते हैं। ठीक है, घबराए नहीं, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पेपर में, सिर्फ आपको आइडिया होना चाहिए। मीडियन आ गया समझ में सभी को डिस्क्रीट का? अब आते हैं कॉन्टिन्यूस। ये याद रखना है क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर हम लोग वो करेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स। कॉन्टिन्यूस में आ जाओ। कॉन्टिन्यूस में हर बार की तरह क्लास मिलेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 4, 5, 2। अब देखो यहाँ भी हम लोग CF निकालते हैं। CF में आ गया 3, नेक्स्ट वैल्यू बताना। नेक्स्ट वैल्यू बताना क्या होगी? 10 ऐड होता चला जाएगा ना, 10 + 4 14, 14 + 5 19, 19 to 21। अब ध्यान से सुनो, कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा एक स्टेप ना अलग है। वो क्या है? मीडियन हमेशा n/2th क्लास होता है। मीडियन क्लास जब हम ढूंढेंगे मीडियन क्लास, तो वो हमेशा n/2th क्लास होता है। मतलब मीडियन में पहले आपको फर्स्ट राउंड में वैल्यू नहीं मिल जाएगी, फर्स्ट राउंड में आपको क्लास ढूंढना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पे टोटल 5 क्लासेस है, 0 to 10, 10 to 20। अब इसमें से कहाँ मीडियन छुपा बैठा है हमें पता ही नहीं चल रहा, मीडियन ढूंढ के निकालना है। तो मीडियन जो है n तो आपकी 21 आ चुकी है बच्चे, तो 21/2th कितना आ गया? 10.5th क्लास। किस क्लास में ये वाला डेटा आएगा 10.5th? 10 से आगे बढ़ गए थोड़ा सा तो आप क्लास नेक्स्ट वाला ले सकते हो। नहीं, 1, हाँ 20 to 30 वाला लेंगे। मैंने क्या कहा, राउंड ऑफ करके नेक्स्ट वाला आप ले सकते हो। 11th, ये एक्सेप्शनल एग्जाम्पल बन गया, मैंने रफली बनाया। वैसे जनरली ये पता लग जाता है कि कौन सा क्लास है, लेकिन जब 10.5 आ रहा है तो बच्चों को कंफ्यूजन है, तो दोनों क्लास लेने लगेंगे, तो दोनों हो जाता है मीडियन क्लास, लेकिन हम लोग राउंड ऑफ करके ले लेंगे आगे बढ़ा करके। ठीक है, अब सुनो जरा, 20 और 30 आ गया हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास, अब इसमें से मीडियन ढूंढ के निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला किसी को याद है मीडियन का कॉन्टिन्यूस के लिए? बहुत बड़ा फॉर्मूला होता था। अच्छा अच्छा, हाँ, L + n/2। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन दिया जाता तो आप पहचान लेते, लिख तो नहीं पाते लेकिन देते तो आप कौन सा सही है ये MCQ वाला फॉर्मूला पहचान लेते। दिस इज योर फॉर्मूला, L + n/2 - CF/F × H। L क्या होती है? तो लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास। लोअर वैल्यू ऑफ द मीडियन क्लास मतलब जिसमें मीडियन है। n/2 तो एज कैलकुलेटेड। CF लेते हैं एक हमेशा पहले वाले क्लास का CF, मीडियन क्लास का नहीं लेंगे। प्रीवियस टू मीडियन क्लास CF, उसके पहले वाले का। F लेंगे मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, जस्ट मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी लेंगे। और H लेंगे मीडियन क्लास का हाइट। अब आप कहोगे मैम मीडियन क्लास का हाइट क्यों लिख रही है, सीधा क्लास हाइट क्यों नहीं लिख रही? क्योंकि हर क्वेश्चन में ये हाइट सेम होगा मीडियन के लिए, जरूरी नहीं है, अलग अलग भी हाइट हो सकते हैं, कभी 10 मिलेगा, कभी 5, कभी 7, एक ही क्वेश्चन में अलग अलग हाइट हो सकते हैं। तो हमें सिर्फ मीडियन क्लास के हाइट से मतलब है। क्लियर? अब ये सब कुछ देखते हुए आपको वैल्यूज बतानी है कि क्या क्या पुट करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू, क्लास हमारा कौन सा आया था, L की जगह पे क्या पुट करेंगे? L था 20, तो ये हो गया 20। n/2 कितना था? 10.5 निकाला था, 10.5। CF एक पहले वाले क्लास की वैल्यू,
नहीं नहीं नहीं, CF प्रीवियस क्लास का, ये मीडियन क्लास है, उसका पहले वाला क्लास हो गया 10 to 20, उसका CF डालेंगे 10, ठीक है। और F तो उसी क्लास की वैल्यू डालेंगे यानी कि 4, और उस क्लास की हाइट कितनी है 20 to 30, तो ये हो गया 10। समझ में आया? बस ये बस एक ये थोड़ा सा है मतलब केयर करने वाली चीज़ है कि भाई CF जो है पहले वाले क्लास का लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू आ गया, L की जगह पे 20 डाल दिया, N/2 की जगह पे 10.5 माइनस CF 10 अपॉन में क्या आ गया F कितना है 4 और इंटू 10, ये कितना आ गया निकाल ही लो, 0.5 इंटू 10 50/4 यानी कि 12.5, ये आ गया 32.5। ओके, नहीं गलत कर दिया ना मैंने, 0.5 था तो ये 5 हो जाएगा, 1.25 होगा, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट 1.25, तो ये हो जाएगा 21.25, ठीक है। ये आ गया हमारा मीडियन। तो जैसे हमने किया मीडियन इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूस में, उसी तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे क्वार्टाइल, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स भी। तो 10 मिनट तो ले सकते हैं ना आप लोगों का, और कोई दिक्कत? हाँ हाँ, देखो इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने इसको आगे बढ़ा करके ले लिया है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन फ्रेम करते वक्त ऐसा हो गया है कि मीडियन ये वैल्यू आ रही है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में नहीं आते, वो एग्जैक्ट आपको क्लास पता लग जाएगा, ठीक है। 10.5 है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कंफ्यूजन आ गया कि 10 to 20 ले या 20 to 30 ले, लेकिन ऐसा आज तक मेरे लाइफ में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने बना दिया तो आज कोइंसिडेंटली आ रहा है। वैसे ये पता लग जाता है, और अगर ऐसा केस हो तो आप उसको राउंड ऑफ कर लेना, अगर 0.5 है तो नेक्स्ट वैल्यू ले लेना। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ देखो ना, इस फॉर्मूले में ये बड़ा नहीं होगा तो उसमें से कुछ माइनस करके आगे कुछ बढ़ेगा ही नहीं, फिर वो 0 हो जाएगा। मेरी बात समझो, अगर ये वाला क्लास आप ले लेते हो 10, तो फिर दिक्कत हो जाएगी कि इसको ले या इसको ले, तो इसलिए थोड़ा सा आगे वाला ले लेते हैं हम लोग। ये 10.5 है ना, इसलिए, ठीक है। हम्म, अब देखो क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स। क्वार्टाइल्स, आजकल तो रिजल्ट जो है वो परसेंटाइल्स में ही निकलते हैं, तो आप लोग को आइडिया होगा परसेंटाइल्स का मतलब क्या है। अगर मान लो आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपका परसेंटाइल अगर आ गया 98, इसका मतलब क्या है? परसेंटाइल 98 का मतलब ये नहीं है कि आपने 100 में से 98 स्कोर किया है, वो आपका कम भी हो सकता है। परसेंटाइल का मतलब होता है पोजीशन, जितने बच्चे अपीयर हुए थे एग्जाम में, उसमें से आपका पोजीशन जो है वो 98% वाला है। मतलब आपसे बेटर जो बच्चे हैं वो 2% बच्चे हैं। समझ में आ रही है बात? सुनो, जनरली ये आपको इसलिए कोरिलेट करा रहे हैं क्योंकि परसेंटाइल आपके रिजल्ट में यूज होता है, तो आप समझ पाओ कि अगर आपका परसेंटाइल आ रहा है 98% या 90% आ रहा है परसेंटाइल, तो हो सकता है कि एग्जाम 100 मार्क्स का हुआ होगा, मैक्सिमम मार्क्स उसमें 70 गया होगा, जो टॉपर बच्चा था, बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर, 70 मार्क्स वाला टॉप किया है, तो उसके कंपैरिजन में यू आर 90%, इस 70 मार्क्स को क्या मान लिया जाएगा 100, उसके बेसिस पे जो 63 लाया है दैट इज 90%। समझ में आ रहा है? तो 90 परसेंटाइल हो जाएगा। तो परसेंटाइल जो होता है कि कितना डेटा है उसमें उनका पोजीशन क्या है, तो परसेंटाइल में वॉट एवर इज अचीव्ड, तो P1 हो जाएगा, P1 तक 1% डेटा कवर होगा, P2, P3, P5, P4, इस तरीके से P99, और लास्ट वाला तो अपने आप P100 ही हो जाता है, तो उसको नहीं निकालते, जनरली जो लास्ट होता है वो P100 ही होता है। तो परसेंटाइल में पोजीशन देखते हैं। समझ में आ गई बात? तो अगर आपका 90 परसेंटाइल आया है मार्क्स, इसका मतलब आपसे ऊपर जो है इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन यू आर, ओनली 10% बच्चे आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। समझ में आ गई बात? अब अगर
किसी को कोई दिक्कत तो उसमें डेसाइल्स की बात करें तो डेसाइल्स होता है D1, डेसी मतलब 10, डेसिमल, डेसी, D2, D3, ये D है जो P जैसा दिख रहा है आपको, और D9, और लास्ट वाला तो D10 हो ही जाएगा। तो D1 तक का कितना कवर होगा डेटा, n/10 या फिर 10% बोले। D2 तक कितना, 20% डेटा कवर अप हो जाएगा। 30% जहां जाकर के स्टार्टिंग से खत्म होगा असेंडिंग ऑर्डर में, दैट पोजीशन विल बी योर D3। समझ में आ रही है बात डिसाइल्स परसेंटाइल्स की। क्वार्टाइल्स अभी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, बस इनका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं इंट्रोडक्शन की क्या है ये क्वार्टाइल्स। ये अच्छा, इस टॉपिक के पहले मैंने स्टार नहीं लगाया, ये आपके डिवोर बुक में है इसलिए 3 स्टार लगा दिया, ठीक है। क्वार्टाइल्स, मान लो मैंने आपको एक रॉड दिया है और मैंने कहा है आपको इसके 4 टुकड़े करने हैं। आप इमेजिन करो, मैंने आपको एक स्टिक दी है और बोला है कि इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, बीच में मिडिल में आप कट करोगे। कर दिया मिडिल में कट। हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको। अब आपके पास 2 पार्ट आ गए। अब इसका भी हाफ पे कट मारोगे और इसका भी हाफ पे कट मारोगे। अब आपके पास टोटल 4 इक्वल पार्ट्स आ गए। तो क्वार्टाइल के लिए क्या होता है कि क्वार्टर मतलब 4, मतलब पर 4, क्वार्टाइल मतलब 4 सेक्शन में डेटा डिवाइड होगा। लेकिन पॉइंट ऑफ मार्क या डिमार्केशन का पॉइंट या फिर जो भी है पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो तो आपके 3 ही होंगे बच्चे। सॉरी, क्वार्टाइल है ना, Q1, Q2 एंड Q3। तो ये बताना जरूरी होता है। कई बार बच्चे कहते हैं मैम Q4 भी होगा। Q4 एग्जिस्ट नहीं करता, 3 ही क्वार्टाइल में 4 टुकड़े हो जाते हैं। Q2 को अगर देखोगे तो एग्जैक्टली मीडियन में है। तो इस पोजीशन के लिए पहले ही लोगों ने मीडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, तो बोला Q2 क्यों नया रखें कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए आपको ज्यादातर Q2 भी देखने को नहीं मिलता है। अगर Q2 की बात आएगी तो Q2 एग्जिस्ट कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन Q2 से तो पहले मीडियन ने उस पोजीशन को ले रखा है, तो फिर Q2 भी हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली। इसलिए आपको बुक में या कहीं भी सिर्फ 2 क्वार्टाइल देखने को मिलते हैं, एक है Q1 और एक है Q3। Q1 तक कवर होगा 25% डेटा या 1/4 डेटा बोलते हैं। Q3 तक कवर होगा 75% डेटा या फिर 3/4 बोलते हैं, और यहां तक 1/4 बोलते हैं। क्लियर। तो अब नाम है इनका। हेलो, क्या किसी को कुछ पूछना है। यहां तक n/4, यहां तक 3n/4। पता है इनको किसी खास नाम से भी जानते हैं। Q1 को बोलते हैं लोअर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं इसको, लोअर क्वार्टाइल। और Q3 को बोलते हैं अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि ये सब होते क्या है। लेकिन इनका फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला कैसे लर्न करना है, लर्न नहीं लॉजिकली हम लोग बना सकते हैं। देखो कैसे, आज फॉर्मूला बनाना सीखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इनके क्वेश्चंस करेंगे। तो फॉर्मूला सबको रिवाइज करके आना है। नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला हम सीधा यूज करना स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस में। तो आप अपने जो नोटबुक है ना उसको 3 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना। पहला ये देना 1 और 2/3 उधर छोड़ देना। 1/3 और 2/3 इसमें डिवाइड करना है। इधर आपको हेडिंग बनाना है इंडिविजुअल या फिर डिस्क्रीट, दोनों का एक जैसा काम चलता है। और इधर हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब ध्यान देना बच्चे, इंडिविजुअल या डिस्क्रीट में मीडियन कैसे निकालते थे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, n+1/2। मैंने कहा था ना, जनरली इवन में भी क्या होता है, नेक्स्ट वाला लेते हैं तो डेटा रिपीट कर जाता है, इसलिए रफली हम लोग n+1/2 लिखते हैं। लेकिन कभी अगर वैसा डेटा आ गया तो फिर वो देखेंगे कि केयर करके कि कौन कौन सा आ रहा है। समझ में आ रही बात। तो n+1/2। कॉन्टिन्यूअस में पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ता है, उसके लिए n/2 करते हैं। कभी भी भूल से आप n+1 मत कर देना, ये फिक्स है कि n/2 ही रखना है। मतलब न्यूमरेटर में सिर्फ n रखना है, n+1 नहीं। और उसके बाद से मीडियन निकालने के लिए जब क्लास मिल गया तो उसकी लोअर वैल्यू n/2 -CF अपॉन F इंटू H। ये तो सबको पता है, इसमें किसी को कोई डाउट। अब देखो आप फॉर्मूला फटाफट बनाओगे।
Q1 लोअर क्वार्टाइल है। मीडियन जब दो पार्ट में डिवाइड करता है तो जहां जहां 2 लगा है, ध्यान दो, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, वो सब जगह 4 4 4 हो जाएगा। बस यही चेंज करना है। यानी लोअर क्वार्टाइल के लिए n+1/4 पोजीशन देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्लास में डेसिमल वाला पोजीशन भी निकालना बताएंगे आपको। n+1/4 और फिर Q1 क्लास जब ढूंढेंगे तो ये हो जाएगा n/4 क्लास ढूंढेंगे। CF में ढूंढते हैं ना n/4 की वैल्यू। अब वो जिस क्लास में लाई कर जाएगी, फिर Q1 की वैल्यू हो जाएगी उस क्लास की लोअर वैल्यू प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। कॉन्सेप्ट वही है, CF जो है वो लोअर क्वार्टाइल क्लास के पहले वाली क्लास का CF लेंगे। अब इसी तरीके से Q3 निकालेंगे। Q3 में क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया कुछ आ रहा है दिमाग में इंट्यूशन के क्या होना चाहिए फॉर्मूला? नहीं 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 नहीं, जो पोजीशन Q1 का होता है, ये देखो, अगर ये Q1 का पोजीशन है तो उसका 3 टाइम्स पोजीशन होता है किसका? Q3 का। पोजीशन होता है 3 टाइम्स, वैल्यू नहीं होती 3 टाइम्स, वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो पोजीशन के लिए 3n+1/4 करेंगे, मतलब TH के पहले जो ब्रैकेट है उसी में 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आ गई बात? अब देखो इधर Q3 क्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3n/4 क्लास। और फिर Q3 की वैल्यू निकालेंगे तो L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। क्लियर? क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप लोग को बीच में। क्वेश्चन प्रॉपर करवा करके पूरा आप लोग को फॉर्मूला याद करवा देंगे हम, इजी लगने लगेगा। अब क्वार्टाइल हो गया तो डेसाइल्स की बारी आ रही है। D1 डेसाइल के लिए क्या करेंगे? डेसाइल कितने पार्ट में डिवाइड करता है डेटा को? 10 पार्ट्स में। मीडियन 2 पार्ट में कर रहा था तो जहां जहां 2 आ रहा था आप वहां वहां क्या डाल देंगे? 10 डाल देंगे। यानी n+1/10th ऑब्जर्वेशन। ये जो TH लिख रहे हैं वो समझ जाना, उस पोजीशन पे जो वैल्यू आएगी उसको लेंगे। D1 क्लास जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा n/10th क्लास। किसी को कोई दिक्कत? और फिर जब D1 की वैल्यू निकालेंगे तो L प्लस n/10 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब सभी बच्चे रफ में ट्राई करेंगे D7 की वैल्यू। ऐसे आप D2, D3, D4 सबके लिए लिख सकते हैं। D7 कैसे निकाला जाएगा उसका फॉर्मूला ट्राई करना है। ट्राई करो तो सभी कोई। यस अंशुम, क्या होगा D7 के लिए, क्या करना चाहिए हमें? टेन की जगह 7। नैन्सी आप क्या कहना चाहोगे क्या? हाँ बोलो। यस, सुनो ध्यान से, 10 की जगह 7 नहीं हो जाएगा? जो D1 का पोजीशन है उसका 7 टाइम्स हो जाएगा ना D7 का पोजीशन। तो D7 के लिए पोजीशन के अंदर में ही मल्टीप्लाई कर देना n+1/10th। समझ में आ रहा है अंशु? अब यहाँ देखो, D7 क्लास निकालेंगे। यस नैन्सी, कौन सा क्लास होगा D7 क्लास? अच्छा, नैन्सी से तो मैंने पूछ लिया था ना। रितिका आप बताओ D7 क्लास कौन सी वैल्यू, कौन सी क्लास होगी? ठीक है, 7 इंटू n/10th जो भी क्लास आएगी, क्योंकि पोजीशन में 7 मल्टीप्लाई होगा, वैल्यू में नहीं। अब लक्षिता आप फॉर्मूला ट्राई करना चाहोगे इसके लिए? बोलो। हम्म, हाँ 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 हाँ, 1 मिनट। L प्लस n/10 और इसमें क्या करना है? नहीं, 7 होगा इंटू 10, कैसे हो जाएगा इंटू? हाँ हाँ, फिर माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब डायरेक्टली एक ही परसेंटाइल का लिखेंगे, वो आप लोग को अरेंज करना आ गया है। मान लो मैंने P83 परसेंटाइल पूछा तो क्या हो जाएगा? सबको साथ में बोल सकते हो, 83 n+1/10
100th वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको परसेंटाइल कैसे फ्रेम करना है फॉर्मूला। अब P83 क्लास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, 83 एन, हाँ हाँ 100th क्लास ढूंढेंगे और फिर उसके बाद से P83 की वैल्यू निकालेंगे तो L प्लस 83n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब कहोगे मैम इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, यूज हम लोग भी कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में। मान लो आप अपने कंट्री का जो है मैंने इनकम स्लैब दिया हुआ है बिलो 2.5 लाख, फिर 2.5 से 4 लाख, फिर 4 लाख से 6 लाख, इस तरीके से बहुत सारे क्लास दिए हुए हैं, सब में नंबर भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। ठीक है, अब मान लो कि हमारे कंट्री में फंड की स्कार्सिटी हो गई, कोई वॉर छिड़ गया है और फंड रेज करना है, तो फंड कहाँ से रेज होगा। अब सिटीजन से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या दें, फंड दें हम लोगों को। तो जब फंड मांगेंगे तो सिर्फ किससे फंड मांगेंगे, मान लो ये इंक्रीजिंग स्लैब है हमारा इनकम हमारे कंट्री का, तो पहले पुअर पीपल हैं और लास्ट में रिचेस्ट जो कुछ फैमिलीज हैं वो सब हैं। तो अगर मुझे मांगना है फंड, तो अगर गरीब लोगों से फंड मांगना शुरू करेंगे और ये है अलाउड कि सिर्फ आप 10% लोगों से ही फंड लोगे, शुरुआत के अगर 10% लोगों से मैंने फंड इकट्ठा कर लिया तो वो तो बेचारे भूखे मर ही जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे सब कि भाई मेरा तो गवर्नमेंट ने सैलरी ही काट लिया, मैं कैसे जीऊंगा। तो जब इस टाइप में जब हमें फंड इकट्ठा करना होता है, ऐसी पॉलिसी होती है, तब हम किधर से किधर की तरफ बढ़ेंगे, रिच से पुअर की तरफ बढ़ेंगे। यानी यहां से अगर यहीं तक 10% का कलेक्शन हो जाएगा मेरा तो बस खत्म। तो ये हो गया लोएस्ट इनकम, जिसके ऊपर अगर किसी का इनकम है तो वो लोग मतलब अपने इनकम का 5% 2% ऐसे जो है वो डोनेट करेंगे, किसको, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट फंड में चला जाएगा। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको निकालना है कि लोएस्ट इनकम, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द लोएस्ट इनकम। तो एक दिमाग आपको ये लगाना, क्वेश्चन आज नहीं करे, बस आइडिया दे रहे हैं कि जो ऊपर से 10% है वो इधर से कौन से पोजीशन पे होगा, बता सकते हो कोई। P90 होगा, यानी इस केस में हमें P90 निकालना है। P90 निकाल लेंगे तो वो इनकम निकल जाएगा जिसके ऊपर अगर किसी का कोई इनकम है तो वो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे गवर्नमेंट फंडिंग में, स्कार्सिटी फंड में। समझ में आ गई बात। गरीब लोगों को अभी नहीं आया समझ में, सुनो ध्यान से सुनो। जब भी इनको लेना होता है ना, जैसे टैक्स कलेक्ट करना है या कुछ भी कलेक्ट करना है, तो टैक्स जब कलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट, जब फंड इकट्ठा करते हैं तो वो गरीब लोगों को राहत देते हैं। आप देखते भी होगा कि शुरुआत के कुछ इनकम स्लैब में टैक्स लगता ही नहीं है, टैक्स एक इनकम के बाद ही लगना शुरू होता है। तो फंडा क्या है कि जो रिच पीपल हैं या जो कमा रहे हैं अच्छा खासा, वो लोग तो थोड़ा बहुत टैक्स पे कर सकते हैं गवर्नमेंट को। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि रिचेस्ट 10 पीपल लोगों से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है, तो उसमें सबसे मिनिमम इनकम कितनी है, तो उसका मतलब है हम इधर से रिचेस्ट से इधर बढ़ रहे हैं ना 10%, और फिर यहीं पे स्टॉप कर जाएंगे, मेरा कलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 10% लोगों से लेकर के। उसमें लोएस्ट इनकम क्या होगी, तो उसके लिए हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा है, जितना भी डेसाइल परसेंटाइल्स क्वार्टाइल्स पढ़ा है वो सब लोएस्ट टू मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम जाते हुए पढ़ा है। तो इधर से उसकी पोजीशन होगी P90, यानी वो P90 की वैल्यू पूछ रहे हैं कि लोएस्ट इनकम क्या होगा जिसके ऊपर के लोगों को ये वाला स्पेशल टैक्स देना होगा। समझ में आ गई बात। अब अगर टैक्स में रिबेट देना है, मान लो कंट्री को बहुत ज़्यादा फायदा हो गया, जीडीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब वो अपने सिटीजन से सिर्फ हमेशा टैक्स ही कलेक्ट करेंगे, कभी उनको छूट भी दे देंगे। जब इकोनॉमी हमारा ग्रो करता है तो शुरुआत के लोगों को छूट दी जाती है। अब वो कह रहे हैं कि शुरुआत के 10% लोगों को जो है, जो पहले टैक्स देते थे, अब उनको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 20% लोगों को 20% लोगों को रिलीफ मिला है, रिलीफ टैक्स से। तो उसमें हाईएस्ट इनकम क्या होगा, मतलब अगर आपकी इनकम इतनी है या इससे कम है तो अब आपको इस बार टैक्स देने की जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ पॉलिसी निकाली है। इसका मतलब तो सिंपली P20 ही निकालना है, क्योंकि ये मिनिमम टू मैक्सिमम है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना खुद दिमाग लगाना होता है कि किस में हमें स्टार्टिंग से निकालना है और किस में हमें
राइट टू लेफ्ट मूव करना है। समझ में आ गई बात? आप यहाँ पे अगर P10 निकाल लेते तो गलत हो जाता, ये एक्चुअली में P90 का पोजीशन है। ओके, तो ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। अब ये कुछ और भी फ्रेम किया जा सकता है। तो आज के क्लास में तो इतना ही बच्चे, आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है। तो नेक्स्ट क्लास विल बी आवर क्लास 3rd ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 में जो बेसिक्स है उसमें क्वेश्चंस देखेंगे। किसके ऊपर? एक क्वेश्चन इंडिविजुअल का लेंगे, एक क्वेश्चन डिस्क्रीट का, एक क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस का। क्वेश्चंस ओवर पोजीशनड वैल्यूज, इन सबको बोलते हैं पोजीशनड वैल्यूज। पोजीशनड वैल्यूज में सारे आ जाते हैं, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड डिसाइल्स। उसके बाद से मोड भी कर लेंगे और रेंज भी स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली। मतलब हम लोग सेकेंड टॉपिक में मूव कर जाएंगे। सेकेंड टॉपिक में दो क्लास लगेगी और फिर एक क्लास में स्क्यूनेस मोमेंट कर्टोसिस हो जाता है। मतलब तीन से 4 क्लास अभी और लगेगा बेसिक्स में। तो इसमें हम लोग डिवोर का भी कुछ कुछ टॉपिक कवर करते चले जा रहे हैं। उसके बाद से फिर हमारा डिवोर का जो प्योर टॉपिक है उस पर हम लोग मूव करेंगे। ओके बच्चे, तो आज के क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो बच्चे वेट करेंगे मीटिंग में। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय 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 बाय।